फ्रेंड्स, आज प्रोनाउन के एक यूज के बारे में आपको बताते हैं। प्रोनाउन है इट। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसके यूज को लेके हमेशा कंफ्यूज्ड होते हैं और उसका वजह क्या लिए होती है कि हमेशा हमको ये पढ़ाया जाता है कि नॉन लिविंग किसी को बताने के लिए हम हमेशा इट का यूज करते हैं, सपैन। यही हम लोगों को समझाया जाता है, लेकिन आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इट का एक यूज होता है जो इंट्रोडक्टरी यूज है। मतलब यहां पर इट का कोई अर्थ नहीं होता। इट का कोई अर्थ नहीं होता, ऐसा कभी नहीं होता हिंदी में कि कभी कोई वर्ड लिखा हो और उसका मतलब ना हो, लेकिन वाक्य को पूरा करने के लिए इट का यूज हम हमेशा करते हैं, है ना। किस तरह से इट का यूज होगा तो हमारे पास कुछ अलग अलग उपयोग है, हम आपको पढ़ाते हैं। सबसे पहले इट का एक यूज आपको हमेशा याद रखना है कि इट इज का यूज आप किसी भी एडजेक्टिव को बताने के लिए होता है। यहां पर देखिए इट का कोई मीनिंग नहीं होगा, लेकिन आपको यहां पर इट का यूज करना होगा। जैसा मैं कहूं कि किसी काम को करना आसान है, तो क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे इट इज इजी। मैं हमेशा ये बात को आपको बोलता हूं कि अपन बोलते हैं ना कि इट्स इजी टू ब्रेक। किसी भी संबंध को तोड़ना बहुत आसान है, लेकिन उसको बनाना बहुत मुश्किल। किसी भी वीडियो को या किसी भी सब्जेक्ट को आप पढ़ते वक्त एक बात को ध्यान दें कि आप उसको आखिर तक पढ़िए। अगर आपने इसको 20 मिनट्स या 10 मिनट्स अगर पूरे दे दिया, पूरे वीडियो को आपने अच्छे से देख लिया, आई एम क्वाइट श्योर कि आप उस पर्टिकुलर टॉपिक पे एक अच्छा खासा नॉलेज लेके आप हमेशा टेबल पे बैठिए, सारी चीज़ों को लिखते जाइएगा और प्रॉपर नोट्स बनाइए। कोई ज़रूरी नहीं है किसी कोचिंग क्लास में जा करके ढेर सारा पे करने की। आप घर पे बैठ करके वो चीज़ को सीख सकते हैं। बट द थिंग इज इम्पॉर्टेंट, आप लोगों में एक कंसिस्टेंसी की जरूरत पड़ेगी। आप रेगुलर रहें। आप अपने हर एक डेली आपको इतने मिनट में पढ़ना है, आप डेली अपने कॉपी पर बैठिए, टेबल पर बैठिए और कॉपी के साथ लिखते जाइएगा। डेफिनेटली आप देखिए कितना शानदार इंप्रूवमेंट आप देते हैं। तो मैं कहूँ किसी काम को करना आसान है, इट इज ईजी। अगर वो बोलना बहुत आसान होता है, इट इज ईजी टू स्पीक। अगर मैं कहूँ कि किसी काम को करना कठिन है, किसी काम को करना कठिन है, तो क्या कहेंगे आप? इट इज डिफिकल्ट। किसी भी काम को करना, अगर मैं कहूं कि बनाना बहुत मुश्किल होता है, तो क्या बोलेंगे? इट्स डिफिकल्ट टू मेक। अगर मैं कहूं कि किसी काम को करना असंभव है, देखिए ये सब एडजेक्टिव हैं। किसी काम को करना असंभव है तो इंग्लिश होगा इट्स इम्पॉसिबल। इंग्लिश का ये वाला चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि आपको जब भी बोलना होगा तो आपको ये पता हो कि मैं इट का यूज क्यों कर रहा हूँ। हम लोग कई बार क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट यूज कर जाते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं होता कि यहाँ पर इट का यूज करना है। कई सारे लोगों में कंफ्यूजन है कि दिस कहाँ लगेगा और इट कहाँ लगेगा। तो है ना, किसी पर्टिकुलर को बताने के लिए तो कि ये एक मार्कर है, दिस इज अ मार्कर। अगर मैं कहूँ कि अगर मैं साधारण तरह के मार्कर है मार्कर, लेकिन अगर पर्टिकुलराइज करने के लिए हम क्या करेंगे? दिस का यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर नहीं, यहाँ पर तो आपको इट इज का यूज करना होगा, क्योंकि हम एडजेक्टिव के साथ लगा रहे हैं कि इट इज इम्पॉसिबल टू गो। आज जाना तो असंभव है, मैं जा ही नहीं सकता। अगर मैं कहूँ कि किसी काम को करना जरूरी है, किसी काम को करना जरूरी है, तो क्या कहेंगे? इट इज एसेंशियल। आप नेसेसरी का भी यूज कर सकते हैं। इट इज एसेंशियल टू हैव द नॉलेज ऑफ इंग्लिश। अंग्रेजी को सीखना या अंग्रेजी का ज्ञान रखना बेहद जरूरी है। इट इज एसेंशियल, इट इज एब्सोल्युटली एसेंशियल। आप एडवर्ब भी यूज कर सकते हैं, इस एसेंशियल के साथ एब्सोल्युटली ना यूज करने से ज्यादा अच्छा है ना। इट इज एब्सोल्युटली एसेंशियल, इट इज एसेंशियल टू लर्न इंग्लिश। वो थोड़ा सा सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन हो जाएगा। अगर मैं कहूं कि किसी काम को करना बाध्यता है, बाध्यता यानी बहुत ज्यादा जरूरी है, तो हम इंग्लिश में क्या यूज करते हैं? इट इज मैंडेटरी। आपने सुन रखा होगा इस वर्ड को, लेकिन आप ध्यान रखें कि इसको हमेशा इट इज के साथ यूज होता है। अगर मैं कहूँ इट इज मैंडेटरी टू अटेंड द मीटिंग, इस मीटिंग को अटेंड करना। देखो हिंदी में सबसे पहले ये वर्ड बोला जा रहा है। अगर मैं कहूँ कि इंग्लिश सीखना बहुत आसान है, इंग्लिश होगा इट इज इजी टू लर्न इंग्लिश। हमने सबसे पहले इंग्लिश बोला, लेकिन वो आया कहाँ? ट्रांसलेशन में सबसे लास्ट में। इट इज इजी टू लर्न इंग्लिश। अगर मैं कहूँ कि मीटिंग अटेंड करना बाध्यता है, इट इज मैंडेटरी टू अटेंड मीटिंग। इज इट क्लियर? जरूरी है तो क्या बोलेंगे? इट इज एसेंशियल। अगर मैं कहूं कि किसी काम को करना रीति संगत है, मतलब बिल्कुल क्या कहेंगे उसको कि ये तो एक रीत है, रीत बनी है, तो इंग्लिश में बोलेंगे इट इज कस्टमरी। इट इज कस्टमरी टू गिव द टिप्स। किसी को भी, किसी भी वेटर को टिप्स देना एक कस्टमरी है, कस्टम बना हुआ है, ये रीति संगत बात है। क्या कहेंगे? इट इज कस्टमरी टू गिव
कोई भी काम को करना अगर कस्टम से जुड़ा हुआ है तो आप वर्ड यहाँ एडजेक्टिव बनाएंगे कस्टम से, कस्टमरी। अगर मैं कहूं कि किसी काम को करना दर्द भरा है, दर्द भरा है, तो हम कहेंगे इट्स पेनफुल। हम कभी भी बोलते हैं इट्स पेनफुल टू टॉक अबाउट कश्मीर प्रॉब्लम, कश्मीर की समस्याओं के बारे में बात करते हुए बड़ा दर्द होता है। इट्स पेनफुल टू टॉक अबाउट, इट्स पेनफुल टू टॉक अबाउट इट। तो इस तरह से इट इज का यूज किसी भी एडजेक्टिव के साथ करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। इट का एक यूज और बहुत मजेदार है। जब मैं एक स्टूडेंट था तो मुझे भी एक कंफ्यूजन जाता था कि कहाँ इसका यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं मौसम, समय और दूरी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो याद रखने लायक है वो ये हो है, जो हमेशा याद रखें कि अर्थहीन होता है इसका मतलब इन सेंटेंसेस में। ये एक इंट्रोडक्टरी यूज है, इसमें इसका कोई मतलब नहीं होता, केवल वाक्य को पूरा करने के लिए हम यूज करते हैं। जैसा अगर मैं हिंदी में यहाँ पर ये कहूँ कि वर्षा हो रही है, बहुत सारे स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन हो जाता है कि वर्षा हो रही है, मैं अब यहाँ पर इट की क्या जरूरत है। लेकिन यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं इट्स रेनिंग। क्या कहेंगे? इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। अब कैट्स एंड डॉग्स इस इडियम्स के बारे में भी आपको पता होगा कि कैट्स एंड डॉग्स का मतलब होता है मूसलाधार बारिश होना। इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। इज इट क्लियर? अब ये कहेंगे कि इट का यहाँ क्या, तो मौसम, समय और दूरी के बताने के लिए हम हमेशा इट का यूज करते हैं। अगर यहाँ पर मैं कहूँ कि रिम झिम बारिश हो रही है, आप सब पढ़ लें, जो भी इस समय होते हैं, रिम झिम बारिश हो रही है, बारिश या तो हो रही होती है या मूसलाधार होती है या वो रिम झिम हो रही है। इट इज ड्रिजलिंग। ये जीवन भर के लिए, मैं हमेशा कहता हूँ, ये 8th का सिलेबस थोड़ी है कि 9th में भूल जाओगे। ये तो जीवन भर जब भी बारिश होगी तो आपने कहा सर बारिश हो रही है, इट्स रेनिंग, रिमझिम हो रही है, इट्स ड्रिजलिंग। अगर मैं कहूँ रुक रुक के बारिश हो रही है तो बोलेंगे इट्स ड्रिजलिंग इंटरमिटेंटली। रिमझिम बारिश हो रही है रुक रुक कर, इंटरमिटेंटली। अगर मुझे बोलना है बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, तो क्या कहेंगे? इट्स सो हॉट, इट इज सो हॉट, इट्स सो कोल्ड। बहुत ठंडी है। अगर आप ठंडी लगाना चाहें तो हम कोल्ड का यूज भी कर सकते हैं। यहाँ पर गर्मी के साथ हमने क्या यूज कर लिया कि बहुत ठंडी है, इट्स सो कोल्ड, इट्स सो हॉट टुडे, आज बहुत गर्मी है, इट्स सो हॉट टुडे, इट्स सो कोल्ड। ये क्या बता दिया हमने? मौसम की जानकारी आपको दे दी। या तो गर्मी पड़ेगी या ठंड, या रिमझिम बारिश होगी या बारिश होगी या मूसलाधार बारिश होगी। अब बात आती है समय की। अगर मैं यहाँ पर यह कहूँ कि 2007 की बात है, हम यहाँ हैं बोल रहे हैं लेकिन 2007 पास्ट हो चुका है, इसलिए मैं यहाँ पर यूज करता हूँ इट वॉज 2007। अपन बोलते इट वॉज 2007 व्हेन आई वाज इन मुंबई। 2007 की बात है जब मैं मुंबई में था, तो इट वॉज 2007। इज इट क्लियर? यहाँ पर है पे मत चले जाना, नहीं तो कहीं कंफ्यूज हो जाएंगे कि तो प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। ऐसा नहीं है। अगर मैं कहूँ 6 बजे थे जब मैं घर से रवाना हुआ, देखिए यहाँ पर भी समय बता रहा हूँ तो मैं हमेशा क्या यूज करता हूँ, इट वॉज 6 o'clock। 6 o'clock के बारे में एक बार हमेशा याद रखिएगा कि 6, 7, 8, 9 o'clock होगा तो। देखिए अगर आप मिनट लगा रहे हैं, तो नहीं। अगर हम आगे बढ़ते हैं, इट वॉज 2007, इट वॉज 6 o'clock, 6 बजे थे। अब हम बात करते हैं, चलो हम लोग थोड़े से कुछ एक्सप्रेशंस आपको और दे देते हैं। अगर मैं कहूँ कि आज मंडे है, आज सोमवार है, तो साधारण तौर पे हम लोग क्या कर देंगे, टुडे इज मंडे। बल्कि यहाँ पर आप यूज करें इट इज मंडे टुडे, इट इज मंडे टुडे। जैसा हम कहें कि आज मेरा बर्थडे है, तो आप ये मत कहिए कि टुडे इज माय बर्थडे, बल्कि बोलेंगे इट्स माय बर्थडे टुडे, क्योंकि मौसम, समय और दूरी के लिए हमेशा हम इट का यूज करते हैं। अब हम लोग यहाँ पर कहें कि 10 किलोमीटर है, तो हमेशा क्या बोलेंगे आप, इट इज 10 किलोमीटर अवे, इट इज 10 किलोमीटर अवे फ्रॉम हियर। यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है ना। तो हम इसी लिस्ट को और आगे बढ़ाते जाते हैं और इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए सॉल्व कर देते हैं। बताते हैं किसी भी सेंटेंस में अगर आप किसी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को एम्फेसाइज करना चाहते हैं तो हमेशा आप इट का यूज करें। ध्यान दें, अगर मुझे ये बोलना है कि मैं ही हूं, तो हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, इट इज आई। जो ऐसा सोचता है, who thinks so,
इज इट क्लियर? जो भी वर्ब रिलेट करेगी वो ओरिजिनल सब्जेक्ट से करेगी। या आई है, अगर मैं कहूं कि मैं ही हूं जो ऐसा सोचता हूं, इट्स आई हु थिंक सो। अगर मैं कहूं कि क्या तुम मुझसे ही मिलना चाहते हो, इज इट मी यू वांट टू सी। यहां पर मैंने ऑब्जेक्ट को एम्फसाइज किया, मी को। इज इट मी यू वांट टू सी। अगर मुझे बोलना है कि भारत ही है, इट इज इंडिया ओनली, क्या बोलेंगे? इट्स इंडिया ओनली, केवल भारत ही है जो। तो हमने यहां पर किसी भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट पे अगर जोड़ दे रहे हैं तो हम हमेशा किसका यूज करेंगे? इट इज का। और एक हम इट का और यूज करते हैं कि जब हम किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, अगर हमें उसका जेंडर क्लियर नहीं हो, जब जेंडर इज नॉट क्लियर ना हो, मेरे बच्चों के साथ हम हमारे कुछ वर्ड्स हमारे पास ऐसे हैं कि तो हम इट का यूज करेंगे या इट्स का यूज करेंगे। इट इज यूज्ड। देखिए किस तरह से, जैसा अगर मुझे बोलना है कि द चाइल्ड इज प्लेइंग विद, द चाइल्ड इज प्लेइंग विद हिज टॉयज, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि चाइल्ड के बारे में हमें पता नहीं है कि लड़का है या लड़की, तो हमेशा किसका यूज करेंगे? इट्स। टॉयज, वो अपने टॉयज के साथ खेल रहा है या खेल रही है। तो वी हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड कि यहाँ पर हमको इट का यूज करना पड़ा। नॉर्मली ऐसा होता है कि जब कोई नॉक कर रहा होता तो भी हम उसको ऐसा कहते हैं कि कौन है, तो हम ये नहीं कह सकते कि हु इज ही और हु इज शी, हमको यूज करना पड़ेगा हु इज इट। तो ये छोटी छोटी सी बातों का ध्यान रखें और इंग्लिश के इस नॉलेज को आप इम्प्रूव करें। बड़ी कमाल की चीजें हैं, इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, बस चीज अल्लाह के साथ बने रहिए। और मैं फिर बोल